दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में विनिंग स्टॉक्स की बात आते ही छिड़ जाते हैं डिस्कशंस विप्रो और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स के। हमने विप्रो और इन्फोसिस के बारे में कई सारी कहानियां सुनी हैं, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि कैसे फिगर आउट करें विनिंग स्टॉक्स अपनी पोर्टफोलियो के लिए। हाउ टू फिगर आउट विनिंग स्टॉक्स फॉर आवर इन्वेस्टमेंट इन आवर पोर्टफोलियो। बात करेंगे डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ इस वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पर बिगिनिंग में कौन सी वो इम्पोर्टेंट बात है उसको आपको समझा देते हैं, फिर आगे हम स्टॉक्स के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे निफ्टी 50 का चार्ट हमने लगा रखा है। हम सबको पता है कि सितंबर 2024 के बाद से हमारे निफ्टी 50 में गिरावट हुई, उसके बाद से मार्केट रिवर्जन किया। अब करंटली क्या स्टेटस है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे एज पर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट यहाँ से क्यों गिरा? एवर वंडर्ड व्हाई मार्केट फेल फ्रॉम हियर? स्टॉक्स हो या मार्केट हो, एक सर्टेन पॉइंट आता है, उस सर्टेन पॉइंट से उनमें गिरावट होती है। वो गिरावट किन कारणों से हो रही है उसकी एनालिसिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, और वो एनालिसिस अगर हम कर लेते तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 60-70% हमारा काम हो चुका होता है ओवरऑल कंपनी की एनालिसिस करने का। क्योंकि जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं कंपनी का, तो हम बेसिकली इसलिए एनालिसिस कर रहे होते हैं क्योंकि हमें डिसीजन लेना होता है कि उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत पोर्टफोलियो में हमारे ऐड करना है या नहीं। तो बेसिकली कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होता है तो वो क्या करता है, उसका एक इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि वो हमेशा एक हायर हाइज हायर लोज बना के चलता है, और जब वो हायर हाई पे आता है तो वहां से उसमें गिरावट होती है। वो गिरावट हो सकता है 10-15% की, वो गिरावट हो सकता है 40-50 इवन 60% की भी हो सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट हमारी स्ट्रैटेजी वहां पे होनी चाहिए कि फंडामेंटली साउंड कंपनी हो और उसमें गिरावट हो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी का। अब ये जो कंपनी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड है। अब ध्यान दीजिए, तो एज ए इन्वेस्टर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं देख पाते किसी भी कंपनी के बारे में, और वो इंपॉर्टेंट बातें क्या है? 3 इंपॉर्टेंट बातें हमने यहाँ पे नोट कर रखी है। बोनस शेयर कंपनी दे रही है या नहीं। अब बोनस शेयर क्या होता है? मान लीजिए कंपनी के पास सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स हैं। कंपनी क्या करती है कि नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के बढ़ा देती है। मान लीजिए आपके पास 100 शेयर्स हैं और कंपनी ने 1:1 की रेशियो में बोनस शेयर इशू कर दिया, तो ऐसे में आपके पास 200 शेयर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे कंपनी ने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को बोनस दिया। अब बोनस के साथ ही साथ क्या होता है कि मान लीजिए स्टॉक प्राइस 1000 रुपए का था बोनस देने के पहले, तो 1:1 की रेशियो का बोनस देने के बाद ये स्टॉक प्राइस 500 रुपए का हो जाएगा। ठीक, ये तो बात हो गई यहाँ पे बोनस की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हम मिस कर देते हैं वो ये होती है स्टॉक स्प्लिट की। तो कंपनी का फेस वैल्यू होता है, एक्चुअली जो स्टॉक प्राइस होता है, स्टॉक प्राइस एक फेस वैल्यू पे होता है, और वो फेस वैल्यू रिड्यूस करती हैं जनरली कंपनियां। क्यों करती हैं? अगेन शेयर प्राइस को रिड्यूस करने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे शेयर प्राइस किसी कंपनी का 20,000 का है। अब कंपनी ये चाहती है कि ये जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उन इन्वेस्टर्स से दूर है ये कंपनी चाहती है कि छोटे इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सके। तो वो क्या करती है, जो उसका फेस वैल्यू 10 का रहता है उसको 1 का कर देती है। तो बेसिकली अब ये जो प्राइस होता है स्टॉक प्राइस, ये डिवाइड होके 10 से 2000 का ट्रेड करने लगता है। तो ऐसे में यहाँ पे 20,000 से 2000 का प्राइस आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इवन जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी रीच में ये पर्टिकुलर स्टॉक पहुंच जाता है। तो कंपनी का शेयर प्राइस, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, कंपनी का जो शेयर प्राइस आपको दिख रहा होता है उस शेयर प्राइस के पीछे की वैल्यूएशन एक तो समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात हमारे लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ने पास्ट में क्या कभी स्टॉक स्प्लिट किया है या बोनस शेयर दिए हैं। तो जनरली कोई कंपनी अगर बोनस शेयर पास्ट में दे रखी है तो फ्यूचर में भी एंटिसिपेशन रहता है कि वो ऐसा कर सकती है। ठीक, अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? डिविडेंड हिस्ट्री का। तो इस चार्ट पे आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आप देखिए, तो डिविडेंड ऑलमोस्ट हर साल यहाँ पे डिविडेंड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होता है
स्टॉक में इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ इट्स रेवेन्यू जनरेटिंग पावर। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हमें ध्यान में दे के चलना है जब भी हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करना है, ठीक है। सो इसके साथ ही साथ इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हम शेयर प्राइस पे फोकस ना करते हुए हम उसकी वैल्यूएशन पे फोकस करें, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डिसीजन मेकिंग, ठीक। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस का एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो बजाज फाइनेंस में आप देखिए, तो 2016 में इन्होंने 1:5 की रेशियो में स्टॉक स्प्लिट किया, 2016 में अगेन इन्होंने बोनस भी दे दिया, 2025 में 1:2 की रेशियो का स्टॉक स्प्लिट किया और 2025 में 4:1 की रेशियो का बोनस भी दे दिया। अब 4:1 की रेशियो का बोनस मतलब अगर आपके पास एक शेयर था तो यहाँ पे +4 होके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 5 हो गए, ठीक। अब ध्यान दीजिए, तो फेस वैल्यू यहाँ पे कंपनी का 10 रहा होगा 2016 में, इसके साथ ही साथ फेस वैल्यू नया 2 हो गया। अब इन्होंने यहाँ पे भी 1:2 की रेशियो का स्टॉक स्प्लिट कर दिया, यानी कि करंटली फेस वैल्यू इस कंपनी का 1 हो चुका है, यानी कि आने वाले समय में स्टॉक स्प्लिट की संभावना, अब गुंजाइश यहाँ पे नहीं रह गई है। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती, राइट, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए फॉर डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे कंपनी हो सकता है फ्यूचर में बोनस दे, बट यहाँ पे इस कंपनी में हमें स्प्लिट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। ध्यान रखिए, जस्ट एग्जांपल है, किसी तरह का यहाँ पे बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, ये बात आपको ध्यान में देके चलना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ डिविडेंड, जैसा कि हमने देखा, हर एक साल में कंसिस्टेंटली डिविडेंड देनी चाहिए कंपनी को, ठीक। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। ये जो एग्जांपल है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड का, आप ध्यान दीजिए, तो जनरली कंपनी का बिजनेस सेगमेंट, कंपनी किस बिजनेस सेगमेंट से बिलोंग कर रही है, उस बिजनेस सेगमेंट में क्या उसके पास मोट इकोनॉमी है या कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, इसकी हमें स्टडी करनी है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें सेल्स पे, 2014 में 1395 करोड़ का, उसके बाद क्या सेल्स ग्रोथ हो रही है, ये एक सवाल हमें पूछना है। अब यहाँ पे HCL एज एन एग्जांपल है, कोई और कंपनी हो सकती है, कोई और स्टॉक हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये बता रहा हूँ कि जब भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, खास तौर पे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की, तो वहाँ पे सेल्स ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड हमें चेक करना चाहिए। इसके साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड, यानी कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है या नहीं। अब ध्यान दीजिए, 2014, 2015, 16 में नेगेटिव प्रॉफिट था, बट उसके बाद क्या प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हुई है या नहीं, इसकी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। इसके साथ ही साथ एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं PCBL का। अब PCBL में हम देखें शेयर होल्डिंग क्या कह रहा है। अब देखिए, ये सभी छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, विनिंग स्टॉक्स फिगर आउट कैसे किए जाते हैं। हम यहाँ पे विनिंग स्टॉक्स की लिस्ट आपको नहीं प्रोवाइड करने आए, आपको एक एग्जाम्पल देने आए ताकि आप सीखें और आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करें, क्योंकि पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट भी आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग आप देखिए, जून 2022 में 52% के आसपास था, और ये हमें चेक करना है कि कंपनी का जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है वो कंसिस्टेंट है या नहीं, क्या वो अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं या नहीं, और वो अपनी शेयर होल्डिंग क्या कम कर रहे हैं या नहीं। ये इंपॉर्टेंट बात हमें नोट करनी चाहिए अक्रॉस डिफरेंट ईयर्स। इसके साथ ही साथ FIIs एंड DIs का डाटा हमें चेक कर लेना चाहिए, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट वहाँ पे चेक करनी चाहिए कि क्या पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, क्या वो बढ़ रही है या नहीं, एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स उसमें कितने हैं। तो बेसिकली नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जनरली अगर ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे लिक्विडिटी होती है, यानी कि जब हम स्टॉक्स को सेल करना चाहेंगे तो ऐसे केस में हम उसे आसानी से सेल कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे PCBL का पोर्टफोलियो चेक करिए। PCBL का पोर्टफोलियो मतलब कोई सर्टेन कंपनी XYG हो सकती है, ABC हो सकती है, कि वो कंपनी कर क्या रही है, उसका बिजनेस सेगमेंट क्या है, उसके बिजनेस सेगमेंट में उसकी पोजीशन क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है उसके पास। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, टायर केमिकल्स 38% के आसपास है, 25% के आसपास परफॉर्मेंस केमिकल्स है, टायर स्पेशलिटी यहाँ पे 14% के आसपास है, और लेटेस्ट डेवलपमेंट यहाँ पे कंडक्टिव केमिकल्स है इनका। अब ये कंडक्टिव केमिकल्स क्या है, इसके स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहते रहते, राइट, इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड डज नॉट मीन कि हमें जो पता है उसी में इन्वेस्टमेंट करना है, हम जो नहीं पता है उसको सीख कर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें नहीं पता है कि कंडक्टिव केमिकल्स क्या है, तो कंडक्टिव केमिकल्स के बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं कि भाई कंडक्टिव केमिकल्स है क्या, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो जस्ट यहाँ पे आप देखिए, जस्ट इन केस कंडक्टिव केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है,
बट एक हाई लेवल का हमें नॉलेज लेना है, वहाँ पे इन डीप जाके हमें किसी तरह के सर्टिफिकेशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है, इस बात का आप ध्यान देके चल सकते हैं, ठीक है। सो कंपनी के बिजनेस सेगमेंट में कंपनी के क्या बिजनेसेस पाइपलाइन में है उसकी स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उससे बेसिकली हमें एक आइडिया लगता है कि आने वाले सालों के लिए क्या कंपनी जो है नए नए बिजनेसेस को अडॉप्ट कर रही है या नहीं, ठीक। तो बेसिकली इससे हमें एडेप्टेबिलिटी की स्ट्रेंथ पता चलती है ओवरऑल कंपनी की, ठीक है। इसके साथ ही साथ अब यहाँ पे देखिए तो आप देख सकते हैं इंडियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक प्रोड्यूसर है। इसके साथ ही साथ रबर ब्लैक में क्या कैपेसिटी है। तो जो बिजनेस सेगमेंट्स हैं इनकी थॉरो स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो जब हम थॉरो स्टडी करते हैं तो उससे हमें एक क्लियर आइडिया मिलता है कि एक्चुअल में कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है, क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कंपनी के पास उसके बिजनेस सेगमेंट में, ठीक है। सो स्टॉक मार्केट में इन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखते हुए हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी है और विनिंग स्टॉक्स फिगर आउट करने के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें फिगर आउट करना है ताकि हम विनिंग स्टॉक्स अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकें। सो स्टॉक मार्केट के बारे में इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करिए। हमें भी यहाँ पे एक मोटिवेशन मिलता है और हमें भी समझ में आता है कि आप भी कोरिलेट कर रहे हैं बातों को, आप भी समझ रहे हैं। कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर से जरूर करिए और हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप फॉर्म को फिल करके इन केस हमसे पर्सनल तौर पे सीखना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।